संडे की सुबह सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बेहतरीन सेगमेंट को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम लोग इतिहास के महान हस्तियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनके जीवन के बारे में कुछ अच्छी सी बातें जानी जाएं और उन बातों से हमारे जीवन में क्या सुधार आ सकता है, क्या हम लाभ ले सकते हैं। तो ये बड़ी रोचक बात है। तो आज जैसा कि आपके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आप लोग उपस्थित हो गए हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। गुड मॉर्निंग राजन राज। और बस मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ कि बच्चे आ जाएं। और अंजना यादव, वेरी गुड, शाबाश शाबाश इंडिया। आज अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि सभी महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि आपको पता है ना। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थे। आप देख रहे हैं कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और उनकी जो कर्म भूमि है पहली वो बंगाल बनी, और उसके बाद तमाम घटनाएं घटी उनकी भारत में, जिसके कारण उनको भारत से पलायन करना पड़ा और फिर उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो विदेशों में बनाई। तो बहुत से ऐसे भारत के क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने भारत भूमि में ना रहकर भारत की आज़ादी के लिए न केवल लड़ाई लड़ी है बल्कि अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है। उन्हीं महान हस्तियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सब मिलकर नमन करते हैं। उन्होंने जो भारत भूमि के लिए किया उसको हम लोग युगों युगों तक याद करते रहेंगे। नमस्कार अनिल पुरोहित। बस तो चलिए हम लोग सुभाष चंद्र बोस को प्रारंभ करते हैं। जन्म इनका 23 जनवरी 1897 को और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु है उसको लेकर काफ़ी विवाद है, तो हम लोग वीडियो के अंत में उस विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और हालांकि हम लोग किसी हल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब भारत सरकार हल पर नहीं पहुंच पाई तो हम लोग कैसे पहुंच जाएंगे। हम लोग तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। जो है सब ठीक है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये गाजीपुर में बाबा बन के टहले, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि जब 1966 में हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की, तो उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसी एक फ़ोटो मिली है हम लोगों को जिसमें एक व्यक्ति 4-5 लोगों के पीछे खड़ा हुआ है, इतना चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वो सुभाष चंद्र बोस से मिलता हुआ चेहरा है। अब वो ट्रिक फोटोग्राफी भी हो सकती है या जो भी रीज़न हो, भाई घटनाएं बहुत घटती हैं, है ना। और हर घटना का सीधी सी बात के
प्रमाण होना हमारे पास ज़रूरी नहीं है। खैर, चलिए हम लोग सुभाष चंद्र बोस को प्रारंभ करते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है तो बोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके जन्म और मृत्यु तो आपको पता ही चल गई है, आपके सामने लिखा है। तो दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये हिंदू थे और हिंदू में ये कायस्थ परिवार से आते थे, जिनको आप श्रीवास्तव, लाला, इस टाइप के नाम उत्तर भारत में लेते हैं। तो कायस्थ परिवार से आते थे। इनके जो पिता थे उनका नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माता जी का नाम प्रभावती था। ठीक है। और इनके जो पिता थे वो वकील थे। ठीक है, नोट करते जाना। ठीक है, इनके पिता वकील थे और इनके पिता को अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। याद रखना, अच्छी बात है। राय बहादुर की उपाधि इनको मिली हुई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से जुड़ाव उनका नहीं था। पहले वो सरकारी वकील हुआ करते थे, लेकिन चूँकि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, प्लस अगर हम कहें तो उड़ीसा, बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थीं, तो इनके पिता ने संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में सरकारी वकालत छोड़ दी थी और फिर निजी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है। और इनके पिता की टोटल 14 संतानें थीं। कुल 14 संतानें थीं, जिसमें से 6 फीमेल यानी कि लड़कियां थीं और 8 मेल यानी कि लड़के पैदा हुए थे। और अगर हम एससी बोस की बात करें तो इनका जो क्रम था वो 9वां था। ये अपने पिता की 9वीं संतान थे, है ना। नोट कर रहे हो कि नहीं? और हाँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने शेयर वगैरह नहीं किया है तो अभी मैं आपको समय दूंगा, तो आप हाँ बिल्कुल, अभी बस शांत रहो। देखो, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ईयर बाय ईयर आपको लेकर चलूँगा। तो जब जो घटना जिस वर्ष में हुई है वो आपको मालूम चलेगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कल हम लोगों ने एनी बेसेंट को पढ़ा था, तो 1847 से 1933। अब आप सोचो कि आपको इन महान हस्तियों के बर्थ और डेथ भी आपको मालूम चलती जा रही है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है कि एनी बेसेंट की डेट ऑफ बर्थ क्या थी या सुभाष चंद्र बोस का जन्म और मृत्यु क्या थी। वो इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपको याद है कि नहीं, वो इसलिए पूछते हैं कि अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो क्या मन से पढ़ा है। तो मन टटोलते हैं आपका। मोतीलाल नेहरू के बारे में आपसे पूछ लेंगे उनकी बर्थ और डेथ क्या थी। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, यूपीएससी मैं लगातार कहता हूँ कि यूं ही पास नहीं होगा, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। चलिए हम लोग पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी समझ लेते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जब इन्होंने 12th पास किया था बोस ने, तो इनको बहुत कस के बुखार आया था, है ना। इनको कई बार बुखार आया है अपने पूरे जीवन काल में। अभी आप लोग पढ़ेंगे, मैं बताता जाऊंगा। तो बीमारी से कई बार बोस जूझे, है ना। तो जब ये 12वीं की परीक्षा दे रहे थे तब इनको बहुत तेज़ बुखार आया था, तो वो परीक्षा इन्होंने 2nd डिवीज़न से पास करी थी। तो बोस 12वीं में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, है ना। उसके बाद जब इन्होंने ग्रेजुएशन का सोचा कि चलो ग्रेजुएशन किया जाए, तो इन्होंने विषय रखा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र इन्होंने विषय रखा और इन्होंने देखा कि इंटरमीडिएट में मैं 2nd आया था
तो मैं ग्रेजुएशन में सेकंड तो नहीं आऊँगा। तो इन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी और इन्होंने दर्शन शास्त्र जो ग्रेजुएशन ऑनर्स होता है उसमें वो प्रथम रैंक लाकर उन्होंने अपने आप को संतुष्ट किया, फर्स्ट डिवीज़न लाए। और ना केवल फर्स्ट डिवीज़न लाए बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी ओवरऑल रैंक सेकंड थी, है ना। दूसरे ऐसे विद्यार्थी थे जिसकी दर्शन शास्त्र में सबसे ज़्यादा जिसने अंक पाए थे। तो नो डाउट एक मेधावी छात्र थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रोटेस्टेंट स्कूल में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। और उसके बाद अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने प्राप्त करी थी। ये सब बातें इसलिए बताते हैं कि आपको बोझ घरेलू लगने लगे, है ना। आप विषयों को थोड़ा सा टच किए बिना पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो आपको मेमोराइज नहीं होते हैं, है ना। तो जब भी कुछ पढ़ो तो उसको बिल्कुल हाथों में जकड़ के पढ़ना चाहिए। तो ये सब जो मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ उससे क्या होगा कि आपको बोस बहुत अच्छे लगने लगेंगे। आप बोस पर निबंध लिख सकते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू पर निबंध लिख सकते हैं, आप एनी बेसेंट पर निबंध लिख सकते हैं, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पर निबंध लिख सकते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा दिया है। और आज आप सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिख सकते हैं, है ना। आज शाम को 5 बजे केशव चंद्र सेन हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इन सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, युवा जब सुभाष चंद्र बोस थे तो इनका सेना से लगाव इनका बचपन से था, बात समझना, है ना। तो इनका लगाव सेना से बचपन से था। तो इन्होंने क्या किया कि 49वीं बंगाल रेजिमेंट थी, भाई साहब टेस्ट देने पहुंच गए, है ना। इन्होंने परीक्षा दी। अच्छा, बोस परीक्षा देंगे तो पास क्यों नहीं होंगे, पास हो गए भाई साहब। जब पास हो गए तो इनका मेडिकल हुआ। जब मेडिकल हुआ तो इनको आंखों में खराबी के कारण बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो बंगाल रेजिमेंट में इनका जो वही है ना कि नियति ने कुछ और सोच रखा था बोस से कराने के लिए, इसलिए वो 49वीं बंगाल रेजिमेंट में उन्होंने अपने आप को सूटेबल नहीं पाया, उनका शरीर साथ नहीं दिया, तो आंखों में खराबी के कारण इनको निकाल दिया गया। तो बंगाल रेजिमेंट वाला प्रोग्राम इनका फ्लॉप हो गया, है ना। और अब धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। अब हम लोग जब ये आगे बढ़ेंगे बेटा, तब हम लोग ये समझेंगे कि बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया और उसके क्या क्या परिणाम रहे। लेकिन उसके पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को याद दिलाना चाहूँगा कि अनअकैडमी जिस तरह से अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम ला रही है, तो प्यारे बच्चों को चाहिए कि इन प्रोग्राम्स का जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, जीएस ऑप्शनल, आइकॉनिक एंड ऑप्शनल। तो 25% आपको विद ऑप्शनल डिस्काउंट मिल रहा है, 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है रेफरल कोड इस्तेमाल करने पर। तो अनु-IAS लाइव रेफरल कोड इस्तेमाल करिए। तो अगर आप 1 ईयर की फ़ी देखेंगे तो ओल्ड प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लगभग 20,000 का आपको यहाँ पर बेनिफिट है। और 2 ईयर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा लगभग 30,000 के आसपास का बेनिफिट आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये बेनिफिट आप केवल 26 मई तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आज 23 मई हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉनिक की फ़ी डिटेल 1 ईयर की, है ना। इसमें भी आपको 1 ईयर वाले में लगभग 26,000 का लाभ मिल रहा है। वहीं 2 ईयर वाले में अगर हम बात करें तो लगभग आपको 30-35 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है। इस फ़ायदे को बिल्कुल भी मिस ना करें।
वहीं पर अनअकैडमी आपसे कहता है कि चेज योर यूपीएससी ड्रीम, हम आपके साथ हैं। अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। नथिंग कैन स्टॉप यू योर लोन विद योर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। ना तो आपको इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, ना इंटरेस्ट रेट देना है, केवल आपको 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। आप ढेर सारे वीडियोस का बढ़िया से आनंद उठा पाएंगे। कोई भी हिडन चार्जेस इसमें नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको मिलता है। आप अपने हिसाब से टेन्योर को मैनेज कर सकते हैं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक कह सकते हैं मैग्ना कार्टा है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र की, तो अगर आप मई में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मई 2022 में ये ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म होगा जुलाई 2022 में, क्योंकि यूपीएससी अनअकैडमी चाहता है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स दिलाया जाए अगला। तो अगला प्रीलिम्स दिलाने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है। सो डोंट वरी, आपको अनु आईएएस लाइव के साथ सब्सक्रिप्शन लेना है और इसके साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 ईयर का प्लान प्रीलिम्स 2022 के लिए और 2 इयर्स का प्लान 2023 के लिए। एंड जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी कॉम्बैट, कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कर, तो आज 11 बजे से संडे को, एवरी संडे को 11 बजे से होता है, 11 AM से 4 CR का इसमें स्कॉलरशिप पूल होता है। एनरोल करेंगे आप तो एकदम फ्री करेंगे, इसमें कहीं कोई पेमेंट नहीं है, बस आपको कोड इस्तेमाल करना है अनु आईएएस लाइव का। उसके साथ आप एनरोल हो जाइए, फ्री रजिस्ट्रेशन है। कॉम्बैट अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 11 बजे आज याद रखना। 26 मई से बेहतरीन बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैचेस की अगर हम बात करें तो एक फोनिक्स बैच, रिवीजन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से। आप देख सकते हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि आप किसी भी लैंग्वेज को फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश में भी डायरेक्ट इंग्लिश में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं और आप प्योर हिंदी की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का हिस्सा बन जाओ प्लस का, और राजा बेटा बन जाओ, है ना, या रानी बेटी बन जाओ, और अपने आईएएस की तैयारी को मजबूती प्रदान करो। और ये जो बैच है इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करके पढ़ाया जाएगा, है ना। इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा बैच गुरुकुल प्लस आपका स्टार्ट हो रहा है और ये रिवीजन बैच है यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। बाइलिंगुअल बैच है, 26 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आपको रिवीजन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स देखने को मिलेगा। तो गुरुकुल प्लस का हिस्सा बन जाइए जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये सब होता रहेगा और तुम लोग बाहर बैठे रहोगे, है ना। तो बाहर बैठने से कुछ नहीं होगा, है ना। बाहर बैठ के तालियां बजाने से क्या होगा बताओ। यही कहोगे देखो उसका हो गया। अरे ये कब तक कहोगे कि उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। अरे ये कहने की आदत डालो कि मेरा हो गया, है ना। जब तक कहोगे नहीं तब तक होगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। 1 ईयर के बैच कोर्स हैं, ये भी आपके 26 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर टॉप एजुकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स कम मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स और एनसीईआरटी प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से 2 ईयर का बैच है, सेम टू सेम। इसमें भी आपको, इसमें मतलब वो बच्चे शामिल होते हैं जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ रखा है। अब 2 साल अगर वो लगातार लग के पढ़ लेंगे तो उनका क्रैक हो जाएगा यूपीएससी, है ना। तो ये देख लिए आप, टॉप एजुकेटर्स आपके सामने हैं और बेहतरीन आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। एनसीईआरटी बैचेस की अगर हम बात करें तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हैं और उनका यूपीएससी क्रैक करना उनका सपना है ना, उनके माता पिता का सपना है, ठीक है। तो अगर अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो ये एनसीईआरटी बैचेस आपके लिए बहुत बहुत
बेनिफिशियरी साबित होंगे, ठीक है। और ये आपके बैच जो हैं एनसीईआरटी के, ये बाईलैंग्वेज और इंग्लिश, ये आपके इसमें चल रहे हैं 26 मई से, ठीक है। एनसीईआरटी पूरा कवर किया जाएगा और लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स। हाँ, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाता है। और अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये तो आपको फी डिटेल दी गई है जो लाइट में है, और जो डार्कन है ये पर मंथ आपका है। तो मात्र 2500 रुपये देकर आप प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ ले सकते हैं 36 मंथ पर मंथ, 2500 ओनली, है ना। बिल्कुल बेटा, बस अभी मैं आप लोग के कमेंट पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आइकॉनिक है, आइकॉनिक की डिटेल है। 4000 से लेकर 6000 तक पर मंथ आप देकर आइकॉनिक का हिस्सा बन सकते हैं। प्लस की अगर हम बात करें यूपीएससी सीएसई जीएस प्लस यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल, तो ये कॉम्बो प्लान है, जल्दी से इसको पिक कर लीजिए। और इस कॉम्बो प्लान की सबसे बड़ी और बेहतर बात क्या है कि केवल आप 2806 PM यानी कि पर मंथ देकर आप कॉम्बो प्लान को फॉलो कर सकते हैं। आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी जीएस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको केवल 2806 रुपीज़ ओनली पर मंथ आपको पे करना है। ओके, तो अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बोस के तरफ। अब हमारे बोस आ गए हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा बस बच्चों के कमेंट, सर वी नो दैट वी हैव टू फॉलो आवर पेरेंट्स, ओके। हाँ बेटा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई, है ना। कायस्थ परिवार के थे, जानकीनाथ इनके पिता का नाम, प्रभावती माता का नाम, पिता वकील थे, राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेजों से। इनके पिता की 14 संतानें थीं, जिसमें से 9वीं संतान सुभाष चंद्र बोस थे। 12th पास करने के समय इनको बुखार आ गया था, तो 2nd डिवीज़न से पास हुए। फिर ग्रेजुएशन इन्होंने दर्शन शास्त्र से किया और उसको 1st डिवीज़न, न केवल फर्स्ट आए बल्कि पूरे कलकत्ता में दूसरे नंबर के दूसरा स्थान इनका आया था, है ना। और प्रारंभिक परीक्षा इन्होंने, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रोटेस्टेंट स्कूल से और उच्च शिक्षा जो है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से करी थी। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में जब ये परीक्षा देने गए थे तो आंखों की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। अगर हम देखें तो 1919 में अभी इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके आम साधारण जीवन ये जी रहे थे। 1919 में जब ये बीए ऑनर्स करते हैं, है ना, तो बीए ऑनर्स करने के बाद 1920 में ये आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं, है ना। आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, है ना। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब ये आईसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो इनकी 4th रैंक आती है ओवरऑल। 4थे स्थान के साथ ये आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि इनको कलेक्टर बनना तो तय था, ठीक है। तो क्या बोस कलेक्टर का जीवन जीकर एक संभ्रांत जीवन जीने के लिए क्या बोस तैयार थे? देखें क्या होता है। जब आगे बढ़े तो जो बोस थे, बोस के जीवन पर 2 व्यक्तियों का बहुत गहरा प्रभाव था। कौन थे वो 2 व्यक्ति? पहले थे स्वामी विवेकानंद। याद रखना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
स्वामी विवेकानंद। इनको ये बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। और दूसरा इनके जो आइडियल थे वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष, इन दो लोगों को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे ज़्यादा पढ़ा और उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, इसी प्रभाव के कारण जब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की तो इन्होंने नौकरी करना उचित नहीं समझा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉन्टेग्यू को अपना इस्तीफा सौंप दिया कि मैं अंग्रेजों का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, अंग्रेजों के अधीन काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत मेरा है। मैं अगर काम करूंगा तो भारत माता के लिए काम करूंगा, भारत भूमि के लिए काम करूंगा, अंग्रेजों के लिए काम नहीं करूंगा। तो ये आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद कलेक्टर बन के अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपने आप को जोड़ लिया। इसी बीच एक डेट याद रखना, 20 जुलाई 1920। ये बड़ी ही क्रांतिकारी डेट है। अमित प्रकाश, गुड मॉर्निंग बच्चे। 20 जुलाई 1921 एक बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है। क्यों? क्योंकि पहली बार बोस और गांधी जी की मुलाकात हुई, पहली बार मिले। है ना, पहली बार मुलाकात हुई। मुलाकात कहाँ हुई? तो मुलाकात हुई मणि भवन में। ये मणि भवन कहाँ है? ये मणि भवन मुंबई में है। लिखना, नोट करना एक एक चीज़, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। मणि भवन मुंबई में उस समय गांधी जी रह रहे थे। और ये मुलाकात जो है, याद रखना, ये जो मुलाकात है किसके कहने पर हुई? कौन बताएगा? गांधी और बोस की मुलाकात किसके कहने पर हुई थी? कौन बताएगा? टैगोर के कहने पर। नहीं, टैगोर के कहने पर, रविन्द्रनाथ टैगोर। वही तो मैं कहता हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा। और आज मैं तुमको एक राज की बात बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस के सबसे बेहतरीन अगर प्रशंसक थे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब बोस के प्रशंसकों में जो बड़े नाम हैं, है ना, CR दास इनकी बहुत प्रशंसा करते थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन उन बड़े नामों में एक नाम और है, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, याद रखना। तो टैगोर के कहने पर बोस और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग को लग रहा होगा कि CR दास का नाम सर क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे बिल्कुल लेंगे, ले लिया। जो CR दास हैं, CR दास जो हैं, ये असहयोग का हिस्सा थे। असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और इस असहयोग आंदोलन में CR दास जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ का? बंगाल का। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि सुभाष चंद्र बोस की पहली कर्मभूमि जो है वो बंगाल थी, इसीलिए मैंने बोला, है ना। और इसी दौरान बोस दास से जुड़े, है ना। इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना क्या घटी कि 1923 में आपको पता है कि CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलके किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। यस और नो, याद आया? स्वराज पार्टी का गठन किया था। जब स्वराज पार्टी का गठन किया तो स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था? तो चुनाव लड़ने के लिए और स्वराजवादियों को नेता बनाने के लिए। यस और नो, याद आया नहीं आया, है ना। तो जब स्वराज पार्टी बनी CR दास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, और स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया, तो भाई
शुरुआत में तो बहुत अच्छी सफलता मिली स्वराजवादियों को। तो उसमें क्या हुआ कि जो सी आर दास हैं, जो सी आर दास हैं, ये कलकत्ता के मेयर बन गए, कलकत्ता के महापौर बन गए। बहुत ध्यान से सुनना समझना। जब ये कलकत्ता के महापौर बन गए तो अच्छा, बोस दास से जुड़ चुके थे। और जो सी आर दास थे वो बोस को बहुत यूनिक पर्सनालिटी मानते थे, और ऐसा बोस ने करके दिखाया था, क्योंकि आईसीएस में उनकी चौथी रैंक थी, तो दिमाग में कमी तो थी नहीं। तो सी आर दास को लगा कि इस युवा का जो दिमाग है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो सी आर दास ने क्या किया कि सी आर दास तो चूंकि महापौर बन गए थे कलकत्ता के, तो सी आर दास ने क्या किया कि जो बोस थे इनको कार्यकारी अधिकारी बना दिया। सुनना बहुत ध्यान से, कार्यकारी अधिकारी बना दिया कलकत्ता का। और जैसे ही कार्यकारी अधिकारी बने वैसे ही बोस ने अमूलचूल परिवर्तन कर दिए कलकत्ता में। अमूलचूल परिवर्तन, पता है परिवर्तन क्या था? जान के तुम्हें ताज्जुब होगा। जब अमूलचूल परिवर्तन किया तो बोस ने क्या किया, जितने भी कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर थे सबके नाम बदल दिए, है ना। तो नाम बदलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इस समय नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो बोस ने उस समय अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों के नाम बदल डाले, है ना। अब तो अंग्रेज हैं भी नहीं, है ना। तो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों के नाम बदलना कितनी बड़ी बात थी, और इन्होंने बदल दिए, है ना। तो बोस काफ़ी फेमस हो गए इस काम को करने के बाद कि यार ये बंदा तो बहुत गजब है, ये इसकी सोच तो बहुत ही यूनिक है। तो सब बहुत प्यार करने लगे बोस को, है ना। मज़ा आया? अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें तो जो बोस थे, बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की जोड़ी बन गई, इन दोनों की जोड़ी बन गई। अब ध्यान से सुनना और समझना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू चूंकि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चूँकि सी आर दास मैंने आपको बताया था दिसंबर 1925 में इनका निधन हो गया था, तो सी आर दास मोतीलाल नेहरू से कट गए बोस। अब बोस युवा, है ना, और इधर नेहरू युवा, तो बोस और नेहरू दोनों युवा। अब युवा युवा ने क्या किया, जोड़ी बन गई साहब, जय और वीरू की, है ना। तो किसकी जोड़ी बन गई, जय और वीरू की। तो इस जय और वीरू की जोड़ी ने क्या किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सुनना बहुत ध्यान से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें युवा भर्ती करने शुरू कर दिए, युवा भर्ती करने शुरू कर दिए। क्यों? उसका रीज़न ये था कि कल को अगर हम कोई बड़ी डिमांड करते हैं, ठीक है, मतलब कौन, नेहरू और बोस, कल को अगर हम बड़ी डिमांड करते हैं तो आईएनसी से हमको समर्थन मिल जाएगा। आई बात समझ में? दिमाग, है ना, दिमाग। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो युवा वर्ग था वो सत्य और अहिंसा, गांधी जी की जो दो लाठियां थी, उन पर बिलीव नहीं करता था। देखो सीधी बात, है ना। जैसे आपसे मैं अभी कहूँ, जैसे आपसे मैं अभी कहूँ कि जब भी तुम्हारी कभी लड़ाई हो तो तुम एक गाल आगे कर देना, तो सामने वाला तुम्हारे एक गाल पे कस के तमाचा मारेगा, मारेगा। तो गांधी जी ने क्या कहा कि दूसरा गाल आगे कर देना, वो दूसरे पे भी तुम्हें धर देगा कस के, और फिर तुम आगे कर देना, वो फिर मारेगा। तो क्या तुम सह पाओगे? अरे देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये जो खून खौलेगा तुम्हारा, ये जो खून तुम्हारा खौलेगा, तो तुमको क्या लगता है बेटा, क्या गांधी जी का खून नहीं खौला था जब उन्हें प्रिटोरिया से फेंका गया था?
क्या गांधी जी का खून नहीं खौला था जब उन्हें थप्पड़ पड़े थे? उस पॉइंट ऑफ टाइम को सोचो और अपने आप को सोचो कि कोई तुम्हें हल्का सा धक्का दे देता है, तुम्हारे पूरे तन बदन में आग लग जाती है। ये तो कहो वो आग शरीर के अंदर लगती है, शरीर के बाहर लगे तो तुम्हारे कपड़े जल जाए, इतनी गर्मी होती है। लोहे की रॉड पिघला सकती है जब आप गुस्सा आती है आपको। तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो लोहे की रॉड को पिघला सकता है। तो क्या गांधी जी का खून पानी था? नहीं, नहीं। उनकी सोच, उनकी सोच विश्व के किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं करती थी। खैर, गांधी शुरू हो गए तो फिर मैं दूसरी ही धारा में बह जाऊंगा। बोस रह जाएंगे तो भैया बोस पे लौट के आ जाओ, ठीक है। तो बोस और नेहरू ने क्या किया है, बढ़िया जय और वीरू की जोड़ी बनाई और आईएनसी में युवा भर्ती करने, धीरे धीरे युवा भर्ती करने शुरू कर दिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हुआ क्या कि गांधी जी कह रहे थे, अब यहां ध्यान से सुनना, कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस है ना, अधिशासन, हाफ गवर्नमेंट, आधे लोग अंग्रेज आधे लोग भारतीय है ना। तो प्रशासन का सारा काम जो है वो भारतीय करेंगे और उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, जैसे भारत सचिव है, गवर्नर जनरल है, ये अंग्रेज बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे की पूरी बॉडी, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, ये सब भारतीय हों। दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। ये गांधी जी की डिमांड थी। अच्छा, नेहरू और बोस की डिमांड क्या थी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। अब यहां पर तुम लोग ध्यान देना कि गांधी जी भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते थे और बोस भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते थे। कब? 1921 से 30 के बीच में। बात समझना, ठीक है। लेकिन गांधी जी के स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस और बोस के स्वराज का, बोस और प्लस यहां पर नेहरू कर लो, जवाहरलाल नेहरू, इनके स्वराज का मतलब था फ्रीडम, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। तो आईएनसी में स्वराज दो भागों में बट गया था और उसको बांटने में बोस का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि नेहरू अकेले और अलग थलग पड़ जाते अगर बोस उनका साथ ना देते। तो बोस की इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में जो एंट्री हुई है वो बहुत ही गजब समय पर एंट्री हुई है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? लिख रहे हो कि नहीं? लिखते चलना है ना। अच्छा, अब भैया क्या हुआ? अरे टाइम तो पानी की तरह बह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्लास पूरी एंड करेंगे आराम से, चाहे इतना टाइम हो जाए। आराम से सुनना, अभी तो आधी क्लास भी नहीं हुई। इतना बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, जय और वीरू की जोड़ी ने क्या किया, बोस और नेहरू की जोड़ी ने क्या किया, जय और वीरू की जोड़ी ने क्या किया, इन्होंने इंडिपेंडेंट लीग बनाई और इसी इंडिपेंडेंट लीग में स्वराज को जो डिफाइन किया गया था वो फ्रीडम था, पूर्ण स्वराज। आई बात समझ में, है ना। और इसी इंडिपेंडेंट लीग ने अंग्रेजों से कहा था कि हम आपको 1 वर्ष दे रहे हैं, 1 वर्ष में हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, 1 साल में। ये घटना 1928 की है।
1 साल में हमको डोमेन स्टेटस दे दो, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज घोषित कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ, तो ये पूरा मैटर समझ में आ गया। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर कि साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन जो है, जो बोस थे, बोस ने कलकत्ता से विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध बोस, देखो बेटा लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? जो भी नया बच्चा हो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ हो सके तो शेयर ज़रूर कर देना, है ना? ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना? आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे, जो भी बात अच्छी लगे, आप शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? तो बोस जो है साइमन कमीशन का विरोध उन्होंने कहाँ से किया था? कलकत्ता से। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर हम अगली एक बड़ी घटना की बात करें तो आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या था? भारत का संविधान, है ना? और इसमें 8 सदस्य थे और इन 8 सदस्यों में एससी बोस भी थे। एक तो ये बात याद रखना, सुभाष चंद्र बोस भी उन 8 सदस्यों में से एक थे, ठीक है? अच्छा, नेहरू रिपोर्ट जो है इसको डिमोलिश कर दिया गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 1928 में जब एक वर्ष में डोमेन स्टेटस देने की बात इंडिपेंडेंट लीग ने कही तो अंग्रेजों ने इसे भी डिनाई कर दिया था। तो अब तुम्हें पता है क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जय और वीरू की जोड़ी थी, बोस प्लस नेहरू, इस जोड़ी ने क्या किया? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। हटा सावन की घटा, है ना? पूर्ण स्वराज जो होगा देखा जाएगा, है ना? अध्यक्ष बन गए नेहरू और बैकअप कर रहे थे बोस। बोस कह रहे थे नेहरू तू बोल जो तुझे बोलना है, मैं और मेरे जैसे युवा तुम्हारे साथ हैं, गांधी जी की चिंता ना कर, तू बोल, खुल के बोल। तो उनको हिम्मत मिल गई, है ना? अच्छा, इसी दौरान आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यस और नो? इसी 26 जनवरी को रिकॉल करने के लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, है ना? आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली, है ना? है ना? और इसी स्वतंत्रता दिवस के दौरान जो बोस थे, इन्होंने कलकत्ता में तिरंगा फहराया। तो भैया क्या होगा? अंग्रेज इन्हें उठाकर जेल भेज देंगे, है ना? अच्छा, सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब तुम्हें देखो एक और बढ़िया बात बताएं। अब देखना ध्यान से कि बोस पर क्रांतिकारी होने का आरोप लगा। कैसे? आओ देखें। हुआ क्या कि ये घटना 1925 की है। 1925 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपीनाथ साहा। बहुत ध्यान से सुनना, ये था क्रांतिकारी, प्योर क्रांतिकारी, कट्टे बंदूक वाला क्रांतिकारी। और गोपीनाथ साहा ने एक टारगेट चुना और उस टारगेट का नाम क्या था? एसएसपी पुलिस अधीक्षक जो था उसका नाम था चार्ल्स टेगाट। चार्ल्स टेगाट, इसको निपटाना था। टारगेट कौन था? चार्ल्स टेगाट। लेकिन गोपीनाथ साहा से हो गई गलती और इन्होंने एक व्यापारी को मार दिया। व्यापारी को मार दिया। जब इन्होंने गोली मारी तो वो चार्ल्स टेगाट को गोली ना लग के वो एक व्यापारी को लग गई जिसका नाम था अर्नेस्ट डे। ये सब जहरीले क्वेश्चन हैं, एकदम कतई जहर, कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? गोपीनाथ साहा क्रांतिकारी ने टारगेट बनाया चार्ल्स टेगाट को, पुलिस अधीक्षक,
और व्यापारी मारा गया, तो गोपीनाथ साहा को क्या हो गया, फांसी दे दी गई। जब गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी गई तो इनकी जो बॉडी है, डेड बॉडी, ठीक है, इसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा था। बात समझना, इसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा था, क्योंकि जो क्लेम करेगा उसके ऊपर क्रांतिकारी का ठप्पा लग जाएगा। अब तुम जरा सोच के बताओ कि हु क्लेम्ड दिस बॉडी? none other than our holy leader S.C. बोस। बोस ने क्लेम की थी गोपीनाथ साहा की बॉडी और उसका क्रेमेशन या कहते हैं अंतिम संस्कार कराया था। तो बोस पर क्या लग गया, ठप्पा, कि बोस क्या हैं, क्रांतिकारी। अंग्रेजों ने बोस पर क्रांतिकारी होने का ठप्पा लगा दिया और उन्हें यही रीजन था कि बोस को कहां भेज दिया था, मांडले जेल। मांडले जेल, बर्मा, जिसे आज आप लोग म्यांमार कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 30 में जो बोस हैं, इनको कलकत्ता का महापौर चुन लिया गया। ठीक है, महापौर चुन लिया गया। ठीक, अतः रिहा किए गए। मांडले जेल से इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इन्होंने कलकत्ता के महापौर का चुनाव जीत लिया था। ठीक है, तो रिहा हो गए। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना चीजों को, है ना। अच्छा, उन्नीस सौ 32 में इन्हें पुनः जेल हुई। क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि होती थी, इन पर तो ठप्पा लग ही गया था, उठा के जेल में बंद कर देते थे। पुनः जेल हुई, लेकिन अब की बार इन्हें अल्मोड़ा जेल में भेजा गया। अच्छा, अल्मोड़ा जेल में भेजा गया तो इनकी तबीयत फिर खराब हो गई, है ना। जब बोस यहाँ थे मांडले जेल में, तो यहाँ भी इनकी तबीयत खराब हो गई थी, है ना। तो तबीयत खराब होने पे अंग्रेज इन्हें यूरोप भेजना चाहते थे कि इसको भगाओ यहाँ से, ये बहुत तेज़ दिमाग का है, ये कुछ ना कुछ बड़ा कांड अंजाम दे सकता है, तो इसको भगाओ यहाँ से, इसको यूरोप ले जाओ। तो बोस ने यूरोप जाने से मना कर दिया था। उनको टीबी हो गई थी, बोस को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तपेदिक जिसे हम कहते हैं, है ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो वो इंडिया में ही, मतलब म्यांमार में ही उन्होंने इलाज कराया और बाद में ठीक हो गए। 1932 में अल्मोड़ा गए तो इनको फिर से बुखार आ गया, इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। अब की बार इन्हें उठाकर यूरोप भेज दिया गया, इनकी एक बात नहीं सुनी गई, है ना। तो अप्रॉक्स अगर हम लोग बात करें तो 1933 से 36 तक जो बोस हैं, ये भाई साहब अपने यूरोप रहे। अच्छा, तबीयत ख़राब थी तो वहाँ पर बढ़िया इनको एक अटेंडेंट मिली, है ना। उस अटेंडेंट थी, उस अटेंडेंट का नाम था एमिली, है ना, और ये ऑस्ट्रिया की थी, तो एमिली जो है, अमूमन ऑस्ट्रिया भेजते थे जब भारतीय कोई बीमार होता था, तो उसे ऑस्ट्रिया भेजते थे। तो एमिली जो है ये ऑस्ट्रिया की थी और बोस एमिली के प्रभाव में आ गए और इनको प्रेम हो गया। तो जब बोस और एमिली के बीच बातचीत होने लग गई और एक दूसरे के मन को समझने लग गए, तो फिर बोस और एमिली इन दोनों ने विवाह कर लिया।
तो बोस की वाइफ का नाम एमिली और इनसे एक पुत्री हुई थी जिनका नाम है अनीता। ये आज भी हैं और रहती हैं, बीच बीच में भारत आती हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। और इसी दौरान जब बोस यूरोप में थे तो बोस मुसोलिनी से मिले थे, मुसोलिनी से मिले थे। ठीक है, मुसोलिनी इटली का जो डिक्टेटर था, मुसोलिनी, है ना, कम्युनिस्ट था। तो बोस की सोच कम्युनिस्ट होती जा रही थी, तो वो उनसे मिले थे। इसके बाद जब बोस भारत लौट कर आते हैं तो आपको एक शब्द सुनने को मिलता है, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट, तो त्रिपुरी संकट क्या है? तो आपको पता है कि 1938 में और 1939 में दो अधिवेशन हुए थे, एक हरिपुरा और एक त्रिपुरी, है ना। जब हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन हुए थे तो मैंने बोला था ना कि युवा वर्ग कांग्रेस में प्रवेश करता जा रहा था और बोस एक बहुत बेहतरीन वक्ता थे, है ना। हरिपुरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था, आईएनसी का, ये 51वां अधिवेशन था। तो जब बोस को इसमें अध्यक्ष पद के लिए बुलाया गया तो 51 बैलों को बांधकर रथ बनाकर आगमन हुआ था बोस का, है ना। और तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि जब दूसरे अधिवेशन में, जब त्रिपुरी में जब बोस आए तो बोस की तबीयत फिर खराब हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरी अधिवेशन में, बोस अधिवेशन में पता है कैसे आए थे? यहाँ पर तो वो रथ से आए थे और त्रिपुरी में उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो स्ट्रेचर पे आए थे। कितनी अजीब और रोचक बातें हैं, है ना। और इन्हीं अधिवेशनों में बोस ने जो हैं उन्होंने रोमन लिपि की बात कही थी कि रोमन लिपि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और चूंकि युवा वर्ग बहुत ज़्यादा एजिटेट हो रहा था, उत्साहित हो रहा था, बोस को सुनना चाहता था, तो गांधी जी इस समय बोस को रोकना चाहते थे कि तुम्हारे विचार जो हैं वो मुसोलिनी और हिटलर जैसे विचारों से मेल खाते हैं, तो भैया ठंडे बस्ते में रहो और कहीं भी बड़ी दुर्घटना ना घटने दो। तो 1939 में जब त्रिपुरी संकट हुआ और गांधी जी के जो कह सकते हैं प्रतिनिधि थे, पट्टाभी सीतारामैया, जब वो हार गए लगभग 250 वोटों से, तो बोस को फिर गांधी जी ने कहा कि तुम हट जाओ। तो बोस हटे, है ना। 1939 में बोस हटे, लेकिन 1939 में बोस ने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी अंडर आईएनसी, इस बात पर ध्यान देना, अंडर आईएनसी। लेकिन 3 साल का, गांधी जी के कहने पर इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी प्रतिबंधित हो गई और बोस भी प्रतिबंधित हो गए 3 साल के लिए, है ना। और उसके बाद इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप आईएनसी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते, है ना। तो 1939 तक बोस की स्थितियां ऐसी रहीं। उसके बाद हुआ क्या कि बोस जो है 9वें संतान थे और लड़कों में अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पे आते थे। 8 लड़कों में ये 5वें नंबर पे आते थे और इनकी सबसे अच्छी ट्यूनिंग थी अपने दूसरे नंबर वाले भाई से, जिनका नाम था शरद बाबू, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम लोग एक नाम बहुत सुनते हो ना, शरद बाबू जो थे वो बोस के भाई थे, बोस के भाई, है ना। और शरद बाबू के ही पुत्र थे जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष। याद आया कुछ? शिशिर कुमार घोष, है ना। शिशिर कुमार घोष जो हैं, इन्हीं के साथ मिलकर जो बोस हैं
वो 16 जनवरी 1941 में ये फरार हुए, इन्हीं के साथ मिलकर। तो जब फरार हुए तो ये सबसे पहले गोमोह गोमोह स्टेशन पहुँचे। गोमोह स्टेशन पहुँचने के बाद ये पेशावर पहुँचे। पेशावर में इन्होंने अपनी वेशभूषा बदली बोस ने, और वहाँ से ये काबुल पहुँचे, अब्दुल्ला नाम से काबुल पहुँचे। काबुल पहुँचने के बाद ये काबुल में जो दूतावास थे इटली और जर्मनी के, तो जर्मनी के जो दूतावास में तो इनको सफलता नहीं मिली, लेकिन इटली के दूतावास में इनको सफलता मिल गई। तो इन्होंने क्या किया कि इटली के दूतावास की वजह से इन्होंने अपना नाम ओरलैंड मजोटा इन्होंने अपना नाम रखा पासपोर्ट में, और इस नाम से बोस आगे बढ़े और मॉस्को पहुंचे। मॉस्को के बाद फिर ये बर्लिन पहुंचे, जहां पर हिटलर से इनकी मुलाकात हुई, है ना। तो बर्लिन में जब बोस प्लस हिटलर की मुलाकात हुई, तो आपको पता है हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है या उसकी जो आत्मकथा है वो है मेन कैम्प। अब यहाँ पर एक रोचक बात, जब बोस और हिटलर आमने सामने थे और बातचीत हो रही थी, तो बोस ने मेन कैम्प पढ़ रखी थी। तो बोस ने हिटलर से कहा कि मेन कैम्प में आपने भारतीयों की बड़ी आलोचना करी है, क्या ये सही है? क्या आपने वाकई में भारतीयों की स्थिति और भारतीयों की जो कंडीशन हैं उनकी देखी है, तब आपने भारतीयों की बुराई करी है, या आपने यूं ही बुराई कर दी? तो हिटलर ने बोस से वादा किया कि मैं मेन कैम्प का नया संस्करण लाऊंगा, और जिसमें भारतीयों की बुराई वाला जो चैप्टर है उसको हटाऊंगा और उसमें प्रशंसा वाला चैप्टर डालूंगा। तो बोस कुछ दिन वहाँ रहे बर्लिन में, लेकिन बोस को ये उम्मीद थी कि हिटलर उनका बढ़ चढ़कर साथ देगा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। लेकिन बहुत सपोर्ट हिटलर से उनको नहीं मिला। उसके बाद वो, है ना, उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, और बेटा चलेगी तो क्लास ऐसे ही, क्योंकि क्लास मैं ले रहा हूँ, है ना। टीचर को मत तुम लोग बोला करो, है ना। आप सभी प्यारे बच्चे हो, मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है ना। लेकिन जब आप कोई चीज़ सुनते हैं समझते हैं, मैं तो बह जाता हूँ, अब तुम लोग बह नहीं रहे हो तभी तो हो नहीं रहा है ना। यही कारण है डिसक्वालिफिकेशन का, कि तुम लोग को पता नहीं क्या सुनना है ना। मेरा काम है आपकी बुद्धि का विस्तार करना। मेरा काम आपको आईएएस बनाना नहीं है, वो आप ही बनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तभी बनेंगे। मेरा एकमात्र काम है आपके बुद्धि का विकास। जब बुद्धि का विकास होगा तो आप अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस समय अनअकैडमी के जो ऑफ़र चल रहे हैं, उन ऑफ़र्स को बहुत सारे बच्चे इस समय निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो लेंगे, वो 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद लेंगे, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है, अभी ऑफ़र निकल जाएंगे तो ज़्यादा फिर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो और उसको पॉजिटिवली चीज़ों को देखने की कोशिश करो। जब कोई चीज़ मन से पढ़ाई जाती है तो मन से सुनने की कोशिश किया करो, है ना। अब तेज पढ़ा देंगे तो तुम्हें क्या लाभ मिल जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कहाँ जाना है? अगर कहीं जाना है तो चले ही जाओ, है ना। भाई मैंने किसी को हाथ तो पकड़ के रखा नहीं है। तुम लोग कुछ बच्चे, क्या बताया जाए, ठीक है। अच्छा,
29 मई को 1942 को क्या हुआ कि ये वो टाइम है जब वो हिटलर से मिले थे। है ना, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसलिए मैंने इसकी डेट आपको बता दी। है ना, इसके बाद बोस जो हैं ये सिंगापुर आते हैं। सिंगापुर आने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार बनाते हैं। है ना, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि लगभग 11 देशों ने, विश्व के लगभग 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी। बताओ ये लाइन तुम्हें पता थी कि नहीं? जब भूमिका बना के तुम्हें बताएंगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा। है ना, सिंगल सिंगल पॉइंट तुम कहां तक याद रखोगे? ठीक है। अच्छा, जैसे एक घटना है 6 जुलाई की 1944। है ना, रंगून में रेडियो से इन्होंने प्रसारण किया। इसी दौरान इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। है ना, और 18 अगस्त 1945 को ताइकू, जापान से उड़ान भरी। और बस यहीं पर बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि गए कहाँ? है ना, गए कहाँ? तो उस समय की अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुभाष हैं, इनकी जो अस्थियां हैं, ठीक है, वो रैंकोजी जो मंदिर है, रैंकोजी मंदिर जो है जापान में, उसमें इनकी अस्थियां रखी हुई हैं। है ना, लेकिन ये एक यक्ष प्रश्न है कि हुआ क्या? ठीक है, और सुभाष को ढूंढने के लिए भारत सरकार ने कई बार आयोगों का गठन किया। 1956 में, 1977 में, 1999 में। 99 में जब मुखर्जी आयोग बना, जब 1999 में मुखर्जी आयोग बना और जब इसने 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो उस समय कहा गया था कि जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया है, सारे पैसेंजर मारे गए हैं, बोस भी उनमें से एक थे, उनकी अस्थियों को रैकोजी मंदिर में संभाल के रखा गया है। तो जो ताइवान देश है, ताइवान में ये घटना घटी थी एक्सीडेंट की। तो जब मुखर्जी आयोग वहाँ गया तो ताइवान सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ताइवान में किसी भी प्रकार की कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो वहाँ से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल के सामने आता है कि जब हवाई दुर्घटना नहीं हुई, है ना, तो कैसे बोस जो हैं वो मर सकते हैं? है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर। और अगर हम बुक्स की बात करें तो बोस की जो आत्मकथा है, ठीक है, ये अपूर्ण है, ये वो पूरी नहीं कर पाए थे, और लेकिन उसका नाम था एन इंडियन पिलग्रिम। और उनकी एक दूसरी बुक थी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। ये तो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, ये भी पूछी गई। हाँ भाई,
अब बताओ किसको किसको परेशानी है। क्लास शानदार चल रही है। पीहू रानी, आई एम न्यू स्टूडेंट। हरि नारायण, आई एम न्यू। इंद्रजीत कुमार, आई एम ऑल्सो न्यू। खुशी एस सर, बहुत अच्छी चल रही है सर। साउंड प्लीज़। साउंड तो एकदम सही आती है सर। पूरा ध्यान तो आपकी आवाज़ सुनने में लग जाता है। तो सर बेटा, तुम्हें अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ानी चाहिए ना, या लैपटॉप की। हाँ, हरि नारायण शर्मा जी, मैं आपको, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो पर्सनालिटीज़ पर क्लास चल रही हैं वो मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग है 5 PM, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और संडे को इसकी 2 टाइमिंग हो जाती हैं, एक 10:15 AM और दूसरा 5 PM। मतलब संडे को आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाती है 10:15 बजे, ठीक है। सो डोंट वरी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, परेशान ना होना, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है बोस के लिए, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि जो मैंने पढ़ाया है केवल उतना ही, ये कंप्लीट बोस हैं आपके सामने, ठीक है। ये सब आपको मैं PDF में दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप के ऑफर्स वगैरह, है ना, ये भी आप लोग याद रखिए और जल्दी से जल्दी UPSC के साथ जुड़ जाइए। सबसे सरल है इस समय UPSC के साथ, अनअकैडमी के साथ आसानी से जुड़ना। चाहे वो 35% का ऑफ़र हो, चाहे वो लोन सिस्टम हो UPSC का, चाहे वो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र हो, चाहे वो कॉम्बैट हो, कुछ भी हो। और ये जो फोनिक्स रिवीजन बैच, गुरुकुल प्लस, 1 ईयर 2 ईयर NCERT बैच, और ये आपके फ़ी डिटेल है। जो भी नए बच्चे हैं वो इन सबको मंथली फ़ी पर आप फोकस कर सकते हैं, है ना। तो ये सब आपके लिए। हरी अप गाइस, लेट्स क्रैक इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब बच्चों को। हाँ, 8 बजे ऐप पर क्लास होगी। मैं तो YouTube की बता रहा था। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर्सनालिटीज़ चल रही हैं। हम लोग आज शाम को 5 बजे केशव चंद्र सेन को पढ़ेंगे, महा दिमागदार आदमी, है ना। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा।